नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इंडिया के पहले पराक्रम दिवस पर, जो कि हम मना रहे हैं 23 जनवरी को। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत सरकार की तरफ से 19 जनवरी को एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत अब आने वाले हर एक साल को 23 जनवरी को एज अ पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। तो आज 23 जनवरी को ही क्यों चुना हमने, क्योंकि 23 जनवरी जो है बर्थ डेट है किसका, हमारे देश के एक महान लीडर, स्वतंत्रता सेनानी, महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी का। तो आज इस वीडियो में हम 1897 से लेकर 1945 तक कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, घटनाओं जो उनके जीवन काल में हुई हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। देखिए, पूरी लाइफ तो हम इस छोटी सी वीडियो में इनकी कवर नहीं कर सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो तथ्य बनते हैं, क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं, वो मैं आपके साथ जरूर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में देख के आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन का प्रारंभ होता है उसके जन्म से। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पे हुआ था? कटक में। देखिए, इनके जो पिता थे वो थे जानकीनाथ बोस, जो कि उस समय के एक मशहूर वकील थे। इनकी माता, जो कि एक ऊंचे खानदान से संबंध रखती थी, उनका नाम था प्रभावती दत्त। तो इसलिए जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बोस फैमिली की, वो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग थी। सुभाष चंद्र बोस अपने पिता की नौवीं संतान थे और कुल मिलाकर इनके पिता के पास जो है 14 बच्चे थे। देखिए, इनकी जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा हुई थी वो बंगाल से ही हुई थी। वर्ष 1913 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी थी और वर्ष 1915 में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली थी। तो बीए की डिग्री लेने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां पर एक घटना घट जाती है। वो क्या घटना घटती है? देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो शुरू से ही विवेकानंद और रामकृष्ण की किताबों को पढ़ा करते थे, इसलिए वो ऐसा उनको महसूस होने लगा था अंदर से कि उनका जो धर्म है वो उनकी पढ़ाई से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा प्रभाव, ये प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर भी दिखने लग गया था, उनके व्यवहार में भी दिखने लग गया था। कब? जब उनका सामना हुआ प्रोफेसर ऑटेन से। प्रोफेसर ऑटेन जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापक थे, प्रोफेसर थे। तो इनका काम होता था, जो भारत के रीति रिवाज होते थे, कस्टम्स होते थे, उनका मजाक उड़ाना। एक दिन इनको ये मजाक उड़ाना भारी पड़ गया जब सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रोफेसर ओटेन की कुटाई कर दी। ठीक है, इस कुटाई का नतीजा ये हुआ कि प्रेसिडेंसी कॉलेज से सुभाष चंद्र बोस जी को निकाल दिया गया। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज को ज्वाइन किया, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर आता था। और 1918 में उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की। और कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई पूरी की? उन्होंने फिलोसफी से। अब चूंकि देखिए, हर एक फैमिली के अंदर हर एक पिता और माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा एक अच्छा पढ़ लिख के ऑफिसर बने। तो यही सपना उनके पिताजी की भी था। वो चाहते थे कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो एक इंडियन सिविल सर्वेंट बने। तो इसलिए इनके पिताजी ने इनको आईसीएस की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया और इनको लंदन जाने के लिए कहा। इनके पिता ने इनकी पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये इनको दिए और 15 सितंबर 1919 को बोस यूरोप के लिए रवाना हो जाते हैं और 20 अक्टूबर को वो लंदन पहुंच जाते हैं। अब देखिए, इनकी उम्र को देखते हुए इनके पास एक ही अटेम्प्ट बचा था आईसीएस एग्जाम को क्लियर करने का। और जब ये लंदन जाते हैं तो इनको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो ये थोड़े हताश से हो जाते हैं। अब इतने महान व्यक्ति ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हताश नहीं होते, तो वहाँ पे प्रयत्न करते रहते हैं और इनको आखिरकार वहाँ के किट्स विलियम हॉल में एडमिशन मिल जाता है, मानसिक एवं नैतिक विज्ञान के ट्राइपस ऑनर की परीक्षा के अध्ययन हेतु। अब क्या था? अब इनकी एक समस्या हल हो गई। क्या? कि वहां पे रहने और खाने की समस्या। अब इनको एक बहाना मिल गया लंदन में रहने का। देखिए, किट्स विलियम हॉल में एडमिशन लेना तो बस इनका एक बहाना था। इनको क्या करके दिखाना था? इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करके उसको क्लियर करके दिखाना था। तो जब इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय जब रिजल्ट आया, उसकी मेरिट लिस्ट आई, उसमें ये चौथे स्थान पर थे। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जब 1921 में, आप जानते हैं 1919 में जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था, तो उससे ये बहुत प्रभावित हुए थे। और इनका एक ही सपना था शुरू से ही, बचपन से ही। जिस व्यक्ति का ये सपना हो कि अंग्रेजी सरकार को उखाड़ के भारत से बाहर निकालना है, तो वो व्यक्ति अंग्रेजी सरकार के लिए कैसे काम कर सकता है? तो इसी माइंडसेट के चलते इन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा और कहा कि मैं अब जो है इंडियन सिविल सर्विस नौकरी नहीं करना चाहता, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ और इंडिया वापस आना चाहता हूँ। तो इनके पिता ने इनको मंजूरी दी और इनके फैसले को सराहा भी। और ये बात इन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर भी बताई थी। तो ये क्या करते हैं, 23 अप्रैल 1921 को क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं इंडियन सिविल सर्विस से और रिजाइन करके भारत आ जाते हैं। तो जब ये लंदन में रह रहे थे, इनका कांग्रेस में, जो उस समय कांग्रेस पार्टी हुआ करती तो उसमें उनका काम करने का बहुत ही मन था। तो इसलिए इनको पता था, बंगाल के तो थे ही ये, तो बंगाल में कांग्रेस के हेड हुआ करते थे देशबंधु चित्तरंजन दास। तो इन्होंने एक दिन देशबंधु चित्तरंजन दास को पत्र लिखा था लंदन से और कहा था कि मैं आपके नीचे काम करना चाहता हूँ। तो जब ये वापस इंडिया आए थे,
तब ये मिले रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस किससे मिले? गांधी जी। गांधी जी उस समय कहाँ रहा करते थे? मुंबई के अंदर। तो मुंबई में गांधी जी से पहली मुलाकात सुभाष चंद्र बोस की कब हुई थी? 20 जुलाई 1921 को। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो वहां पे गांधी जी ने इनको कहा कि भाई आप अपना कार्य कांग्रेस पार्टी के लिए बंगाल से शुरू कीजिए, आप चित्तरंजन दास जी के साथ जाके काम कीजिए। अब चूंकि वो समय था जब गांधी ने क्या कर रखा था, असहयोग आंदोलन चला रखा था उस समय, तो दास बाबू के साथ जो है सुभाष चंद्र बोस भी लग गए और असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो चित्तरंजन दास जी थे उनको लगा कि भाई हमारी आवाज जो है सरकार तक ऐसे नहीं पहुंचेगी, हमें विधानसभा के अंदर होना चाहिए और विधानसभा के अंदर से हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो देश जो दास बाबू थे, चित्तरंजन दास जी थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर रहते रहते ही अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना करी। और इस स्वराज पार्टी ने क्या किया, कोलकाता में जो महापालिका के इलेक्शन होने थे उसमें इनके कैंडिडेट खड़े हुए और बहुमत से जीते। इसके बाद क्या हुआ, जो कोलकाता की महापालिका थी उसके महापौर बन गए कौन? दास बाबू, यानी कि चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास ने जो बंगाल की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसके सीईओ के रूप में उन्होंने किसको नियुक्त कर दिया? सुभाष चंद्र बोस को। तो 1924 में कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ बने। और जब ये कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ बने, बहुत सारे ऐसे कार्य करे जिससे आम जनता बहुत प्रभावित हुई। कैसे कार्य? जैसे कि बंगाल के दौरान उस समय में बहुत सारी ऐसी सड़कें थी, स्मारक थे जो कि अंग्रेजों के नाम पे थे, इन्होंने सबको तड़वा डाला और सबके नाम बदल दिए और भारतीयों के नाम पे सबके नाम रख दिए। दूसरा इन्होंने क्या किया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली जिनके माँ बाप स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, या फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते वो शहीद हो चुके थे, तो ऐसे लोगों को इन्होंने नौकरी भी दी। तो ऐसे में आम जनता में इनकी जो एक छवि थी वो बहुत अच्छी बन चुकी थी। तो इसलिए इसके बाद क्या हुआ, जब ये कांग्रेस से जुड़े थे तो सबसे पहले इनको 1923 के अंदर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसको आप नोट कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट कब बनाया गया था? 1923 में। इसके बाद इनको बंगाल स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी भी नियुक्त कर दिया गया था। अब इनका काम था कांग्रेस का प्रचार करना, प्रसार करना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रचार के लिए इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? स्वराज। स्वराज न्यूज़पेपर किसने चलाया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये सारे आप नोट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये राजनीति में नए नए आए थे तो इनको अपना एक पॉलिटिकल गुरु चाहिए था। अब ये किसके नीचे काम कर रहे थे? चित्तरंजन दास जी के नीचे। तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु किसे बना लिया? चित्तरंजन दास जी को। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो आपका नाम क्या होगा? चित्तरंजन दास जी। ठीक है, क्योंकि जो चित्तरंजन दास जी थे उनका माइंडसेट बिल्कुल सुभाष के माइंडसेट से मिलता था। वो भी अग्रेसिव नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। आगे बढ़ते हैं। चित्तरंजन बाबू जी ने एक न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश किया था, वो था फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में भी जो है सुभाष चंद्र बोस जी एडिटर रहे थे। इसके अलावा वर्ष 1925 में, ठीक है, देखिए 1924 में ये सीईओ बने थे किसके? कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। वर्ष 1925 में क्या हुआ, इनको गिरफ्तार कर लिया गया इनके नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए और बाद में इनको अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया गया? मांडले जेल भेज दिया गया। तो जब ये मांडले जेल गए थे, इनको सुभाष चंद्र बोस जी को वहां पे जाके टीबी की बीमारी हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी। तो इसी के आधार पर ये बार बार जो है ब्रिटिश राज को पत्र लिखते रहे कि भाई उनको रिहा किया जाए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, बट उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, वर्ष 1927 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया और बाद में 1927 के बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी चुने गए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद बोस जी को फिर से अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, और उनको जो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चली हुई थी तो उसके स्तर पर जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद आपने सुना होगा गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसमें ये एक कंडीशन ये भी रखी गई थी, असहयोग आंदोलन में जितने भी व्यक्ति आपने हमारे गिरफ्तार किए हैं उनको आप रिहा करोगे। और यही एक और बात, जब ये जेल में थे, जेल में रहते रहते ही सुभाष चंद्र बोस को 1930 में कलकत्ता का मेयर बना दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार थी, इनको जो है सुभाष चंद्र बोस को छोड़ना पड़ा और जब इनको छोड़ा गया तो ये अपना इलाज करवाने के लिए 1933 में ऑस्ट्रिया चले गए क्योंकि इनको टीबी की बीमारी थी, वहां पे इनको अपना इलाज करवाना था। अब देखिए जो एक महान व्यक्ति होता है, एक महान नेता होता है, एक महान स्वतंत्रता सेनानी होता है, हमेशा वो उसी काम में लगा रहता है जिसके, जैसे सुभाष चंद्र बोस का था कि उनको अंग्रेजी सरकार को बाहर से भगाना है, तो ये काम वो ऑस्ट्रिया में भी रह के करते थे, वहाँ के स्टूडेंट से मिलते थे, वहाँ यूरोप में जो बड़े बड़े नेता होते थे जैसे कि बेनेटो मुसोलिनी, उनसे भी वो मिले थे
वहाँ पे वो सभाएं करते थे, वहाँ पे जो भारतीय गए हुए थे, प्रवासी भारतीय गए हुए थे, उनको वो संबोधित करके कहते थे कि आप भी स्वतंत्रता में भाग लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लीजिए। तो जब वो ऑस्ट्रिया गए हुए थे तब उनको अपनी एक किताब लिखनी थी, जिसका नाम था दोस्तों उस किताब का द इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने के लिए ये ऑस्ट्रिया में एक इंग्लिश टाइपिस्ट ढूंढ रहे थे कि इनको एक इंग्लिश टाइपिस्ट मिल जाए। तो ऐसे में इनकी मुलाकात होती है ऑस्ट्रिया के अंदर एमिली शेंकेल से। इनकी मुलाकात होती है, मुलाकात बदलती है प्यार में, प्यार बदलता है शादी में, शादी के बाद इनकी एक लड़की हो जाती है जिनका नाम था अनीता बोस। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रिया से ये वापस आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, जब ये ऑस्ट्रिया में रह रहे थे तो वर्ष 1934 में, यानी कि एक साल बाद, 1933 में तो ये गए थे, 1934 में इनके पास खबर आती है कि इनके पिता का स्वर्गवास हो गया है। तो वहां से ये कराची आते हैं, कराची से ये कहाँ आते हैं, बंगाल के अंदर। बंगाल में फिर इनको अंग्रेज पकड़ लेते हैं और वापस से इनको वापस कहाँ भेज देते हैं, यूरोप भेज देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनकी किताब के बारे में आपको बता रहा था, इंडियन स्ट्रगल के बारे में। तो इन्होंने अपना पहला पार्ट जो है इंडियन स्ट्रगल बुक का लिखा, और जिसमें जो स्वतंत्रता को लेकर जितने भी कार्य हुए थे 1920 से लेकर 1934 के सभी का वर्णन इन्होंने इंडियन स्ट्रगल में किया। अब अंग्रेजों ने इनकी किताब तो लंदन में तो रिलीज होने के लिए नहीं रोकी, 1935 में ये किताब लंदन में रिलीज हुई, लेकिन इसको भारत में रिलीज नहीं होने दिया, क्योंकि भारत में खासकर बंगाल में सुभाष चंद्र बोस के बहुत ही कट्टर सपोर्टर थे। तो उनको अंग्रेजों को लगता था यदि ये बुक भारत में रिलीज होती है तो माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए उन्होंने इस किताब को भारत में रिलीज करने के लिए रोक लगा दी थी। अब इसके बाद क्या होता है, समय आता है वर्ष 1938 का, जब ऑस्ट्रिया से वापस आते हैं अपना इलाज करवा के सुभाष चंद्र बोस जी। तब उस समय गांधी जी होते हैं जो सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त कर देते हैं। उस समय 51वां सेशन होना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि 51वां सेशन कांग्रेस का कहां पे हुआ था। तो इस 51वें सेशन में जिसके हेड कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। 51 बैलों वाली गाड़ी आती है जिसमें सुभाष चंद्र बोस को बिठाया जाता है, और 51वें जो सेशन होता है कांग्रेस का उसमें सुभाष चंद्र बोस जी अपना भाषण देते हैं। इतिहासकारों का मानना यह है कि 51वें अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिया था वो आज तक किसी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने नहीं दिया था, और उस भाषण की वजह से इनकी लोकप्रियता लोगों में बहुत और ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक साल इन्होंने कांग्रेस में रहकर कार्य किया, तो इनकी जो कार्यशैली थी वो महात्मा गांधी को नहीं भाई। अगले ही साल जो है 1933 में इलेक्शन होने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, तो गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे किसको, पत्ताभी सीतारमैया को, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस के अंडर जो लोग थे जिनको वोटिंग करना था वो सीधा सीधा सपोर्ट कर रहे थे किसको, सुभाष चंद्र बोस को। तो इसलिए कि मतभेद सा खड़ा हो गया। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें विजयी कौन हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी, और उनको कांग्रेस का क्या बना दिया गया, हेड बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब गांधी जी ने कहा भाई ये तो जो हार हुई है पत्ताभी सीतारमैया की, ये तो हमारी हार है। तो ऐसे में महात्मा गांधी ने ऐलान किया भाई जितने भी वर्किंग मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के जो मेरे साथ हैं वो अपना कार्यकारी समिति से इस्तीफा दे दें। तो 14 में से 12 व्यक्तियों ने इस्तीफा दे दिया था कि भाई हम सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि वो कांग्रेस में चाहकर भी कोई काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उनको एंड में अपना जो अध्यक्ष पद था वो छोड़ना पड़ा था। लेकिन अध्यक्ष कांग्रेस में रहते रहते ही उन्होंने अलग से अपनी एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम उन्होंने रखा था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये उन्होंने बनाई थी 22 जून 1939 को। अब जब इलेक्शन हो रहा था 1939 के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, तो इनका साउथ इंडियन साइड से इनका साथ दिया था यू मुथुरम्मा लिंगम थेवर ने। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी साउथ इंडिया के वोट गए थे सारे सारे सुभाष चंद्र बोस को गए थे। क्यों, क्योंकि इन साउथ इंडिया साइड से इनको सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस के मेंबर यू मुथुरम्मा लिंगम थेवर। बाद में इन्होंने जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो ये नेता भी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गए थे, और बाद में इन्होंने मदुराई के अंदर 6 सितंबर को सुभाष चंद्र बोस को आयोजित किया था कि आइए यहाँ पे रैली कीजिए। तो मदुराई में गए थे सुभाष चंद्र बोस जी, और 6 सितंबर को वहाँ पे एक बहुत बड़ी भव्य रैली का आयोजन किया गया था, और जहाँ पे गर्मजोशी से जो है सुभाष चंद्र बोस जी का स्वागत भी किया गया था। आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि वो कौन से तुर्की के नेता थे जिससे सुभाष चंद्र बोस प्रभावित थे। तो वो थे केमल अतातुर्क। केमल अतातुर्क को तुर्की के फाउंडर के तौर पर भी जाना जाता है। तो इसलिए जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो मानते थे कि जब भारत आजाद होगा तो भारत में लगभग 20 सालों के लिए सोशलिस्ट अथॉरिटेरिज्म होना चाहिए भारत देश को चलाने के लिए। तो इसलिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब आपको सेकंड फेज में लेके चलते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ये मैं आपको नाम बता रहा था, इसको आप नोट कर सकते हो, अनीता बोस पफफ, ये इनकी बेटी का नाम था। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होना था, तब एक सेकेंड फेज शुरू होता है। कैसा? जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू होना था, तब सुभाष चंद्र बोस जी को लगा भाई अब हमारे पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, हमें मास लेवल पे पूरे इंडिया में क्या करना चाहिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आयोजन करना चाहिए। तो इसके लिए वो गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने बोला कि अभी हम एक साल का टाइम दे देते हैं ब्रिटिश सरकार को, यदि वो डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं देती तो बाद में हम कर लेंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या कर दिया, मना कर दिया सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करने से। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना जो आंदोलन जाके उन्होंने कलकत्ता में जारी किया। तो कलकत्ता में उन्होंने एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहां पे चलाया, लेकिन बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल के अंदर डाल दिया। अब जब उनको गिरफ्तार किया तो वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। 7 दिन की लगातार उनकी हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। अब ऐसे में जो ब्रिटिश सरकार थी भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा सदमे में आ गई भाई, अगर इनको कुछ हो गया तो इनके कट्टर सपोर्टर बंगाल के अंदर है, हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया भाई, इनको वहां पे छोड़ दिया अपने घर में कि भाई हम तुमको रिहा करते हैं, अपने घर में रहो। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि अब जब आप रिकवर हो जाओगे वापस हम आपको जेल में डाल देंगे। तो इनको इनके घर में ही नजरबंद कर दिया। अब इनको इनके घर से निकलना था, क्योंकि इनको देश के लिए कुछ करना था। इनको लगता था कि भारत में रहकर तो हम आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, इसके साथ साथ हमें दूसरे देशों से भी संबंध बनाने पड़ेंगे, दूसरे देशों से भी एलाइज बनाने पड़ेंगे कि जो ब्रिटेन के खिलाफ हैं उन देशों को मैं यदि मैं भारत के साथ लेकर आता हूं, जो भारत के साथ आज़ादी की लड़ाई में लड़ते हैं, तो हम अंग्रेजों को लड़के यहाँ से भगा सकते हैं। तो इस मूवमेंट की उनको शुरुआत करनी थी। इस शुरुआत करने के लिए उनको क्या करना था, अपने घर से निकलना था जहां पे उनको नजरबंद किया गया था। तो वो एक प्लान बनाते हैं और एक पठान का रूप धारण करके 17 जनवरी 1941 को कलकत्ता से अपने घर से वो निकल जाते हैं। अंग्रेजों को तो अखबार के जरिए पता चलता है। देखिए इतनी ऐसी प्लानिंग से सुभाष चंद्र बोस जी निकले थे कि अंग्रेजों को अखबार से पता चलता है कि हाँ भाई सुभाष चंद्र बोस जी अपने घर से स्कोप होके निकल चुके हैं। ठीक है। और देखिए भाई एक चीज मैं यहाँ पे आपके क्लियर कर देता हूँ, 1941 में निकले अपने घर से नजरबंद से, फिर ये गए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान से फिर ये गए अपना रशिया, रशिया से फिर ये गए जर्मनी, ठीक है, जर्मनी फिर ये पोलैंड भी गए, ठीक है, ये काफी सारे यूरोप कंट्री गए थे, अफगानिस्तान के थ्रू गए थे, ठीक है। अब ये जो पीरियड है, ये यूरोप वाला इनका जो पीरियड है, जब अपने घर से बचकर ये निकले थे, ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से ये मिले हैं, हिटलर तक से ये मिले हैं, मुसोलिनी तक से मिले हैं। और इसके अलावा वहाँ पे इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना भी की थी। वहाँ पे जो हमारे देश के प्रवासी आप कह लीजिए, जो दो लोग दूसरे उसमें यूरोप में रह रहे थे, उनको आपस में जोड़ा था कि भाई आप साथ आइए और जो है इसका हमारी इसका स्वतंत्रता लड़ाई जो हो रही है इसमें आप भाग लीजिए। इसके अलावा वहाँ से इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट भी किए करने शुरू कर दिए थे, बहुत सारी लैंग्वेज में इन्होंने ब्रॉडकास्ट करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे काम इन्होंने यूरोप में रह के किए थे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो यूरोप का पीरियड है इसके ऊपर कंप्लीट एक बुक लिखी गई है, नेताजी इन यूरोप, पूरी मोटी बुक है वो, ठीक है। तो यदि इनके अचीवमेंट्स आपको पढ़ने की यूरोप में इन्होंने क्या किया किया तो आपको वो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें मिलता है उससे वो मैं आपको बता देता हूँ। 29 मई 1942 का दिन था जब वो अडोल्फ हिटलर से मिले थे। अडोल्फ हिटलर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था माइन कॉम्फ। माइन कॉम्फ में उन्होंने कहा था कि जो भारत और भारत के लोग हैं उनकी उसने बुराई की थी। तो इस पे सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिले थे तो उन्होंने इसकी निंदा की थी। तो बाद में जो हिटलर थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आश्वासन दिया था कि इसका जो दूसरा संस्करण आएगा उसमें जिसमें भारतीयों की बुराई की गई है उस चैप्टर को निकलवा दिया जाएगा, और बाद में निकलवा भी दिया गया था। इसके बाद यूरोप में रहकर, खासकर तो ये मैक्सिमम जर्मनी में रहे थे, तो वहां पे इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना भी की थी। लगभग 5,000 से ज्यादा लोग उसमें जुटा लिए थे इन्होंने। तब इनको लगा कि एक टाइम ऐसा आया, तब इनको लगा जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था कि जर्मनी जो था, जो भारत के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो लीग बनाई गई थी, जर्मनी इसको रशिया के खिलाफ यूज करना चाह रहा था, क्योंकि रशिया ने उस टाइम किसका साथ दिया था, रशिया का साथ किसने दिया था, ब्रिटेन ने दिया था। तो अब सुभाष चंद्र बोस को ये लगने लगा भाई यहाँ जर्मनी से तो उसे कुछ खास मिलने वाला है नहीं। तो उसने क्या किया, झांसा दिया जर्मनी को, भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं जापान में जाकर जो इनके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोल देता हूँ, तो आप किसी न किसी तरीके से मेरे को एक बार जापान पहुंचा दीजिए।
तो ऐसे में जो इटली का था तानाशाह वो राजी हो गए कि मेरे सैनिक आपको डायरेक्ट जो है जापान छोड़ के आएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो जर्मनी थी, जर्मनी की सेना, एक सेनापति बोले भी एक काम करते हैं, हम आपको अपनी पनडुब्बी दे देते हैं, आप हमारी पनडुब्बी के रास्ते जो है जापान चले जाइए। तो इसके लिए क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी की कील बंदरगाह से 8 मार्च 1943 को एक जर्मनी की पनडुब्बी में बैठते हैं। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस जी का उनका साथी होता है अबीद हसन सफरानी। ये पनडुब्बी उनको जाके मेडागास्कर के किनारे पे छोड़ देती है। मेडागास्कर के किनारे से फिर एक जापान की पनडुब्बी आती है इनको लेने के लिए, और वहां उस पनडुब्बी की मदद से जापान की पनडुब्बी इनको सिंगापुर उतार देती है। अब जो सिंगापुर का ये दो दौर था, सिंगापुर जापान का ये दौर था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जापान पहुंचने से पहले, सिंगापुर पहुंचने से पहले वहां का क्या माहौल था। 1943 में क्या हुआ था, जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने, ठीक है, भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए वहां पे आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया था, जिसे आप इंडियन नेशनल आर्मी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें कैप्टन थे, और इसमें रास बिहारी बोस का साथ दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने और निरंजन सिंह गिल ने, ये और रास बिहारी बोस, ये तीनों प्रमुख व्यक्ति थे जब इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, ठीक है। जब ये इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी इसमें कुल 16,300 सैनिक थे, ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर पहुंचे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे एक प्रसारण किया था, और भारत के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। तो उससे प्रभावित होकर जो रास बिहारी बोस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सौंपने का निर्णय ले लिया। तो 4 जुलाई 1943 को राम बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व देने का फैसला किया। उस समय सुभाष चंद्र बोस की उम्र सिर्फ 46 साल थी। तो 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, ठीक है। और वहां पर उन्होंने नारा दिया था किसका, दिल्ली चलो का। कब दिया था, 5 जुलाई 1943 को। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत के रूप में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। तो इसलिए कहा जाता है भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पे क्यों नाम आता है सुभाष चंद्र बोस जी का, इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी थी। अब इस सरकार को देखिए 9 देशों ने मान्यता दी थी, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको, आयरलैंड। इन 9 देशों ने इस आजाद हिंद सरकार को मान्यता भी प्रदान कर दी थी। इसके बाद जापान ने, देखिए, आजाद हिंद फौज ने जापान के साथ मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप पे जब हमला किया था, तो जापान ने उन द्वीपों को जीतकर किसको दे दिया था, आजाद हिंद फौज को दे दिया था। तो नेताजी ने जब उन द्वीपों पे गए थे तो वहां पे उनका नया नामकरण किया था। तो उन्होंने अंडमान का नाम क्या रखा था, शहीद द्वीप, और निकोबार का उन्होंने क्या नाम रखा था, स्वराज्य द्वीप, ठीक है। और 30 दिसंबर 1943 को इन्हीं द्वीप पर स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज भी लहराया गया था। किसके अलावा, किसने लहराया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था। आपसे पूछ सकता है सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहां कहां पे बनाए थे, सिंगापुर और रंगून में बनाए थे, ठीक है। इसके बाद 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने दोबारा आक्रमण किया। कहां पे किया, कोहिमा पर, ठीक है। कोहिमा और पल्लेल के कुछ इलाकों को अंग्रेजों से छुड़ा लिया गया। इसके बाद 6 जुलाई 1944 को रंगून में रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम से एक प्रसारण करते हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। और वो बताते हैं कि उन्होंने आजाद हिंद फौज क्यों ज्वाइन की है, आजाद हिंद फौज का उद्देश्य क्या है, आजाद हिंद फौज ने अभी तक क्या कार्य किए हैं, प्लस हम जापान की क्यों मदद ले रहे हैं। और यही वो एक प्रसारण था जिस प्रसारण में उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, और इसी प्रसारण के बाद महात्मा गांधी जी ने सुभाष को नेताजी कहा था, ठीक है। और जब सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आजाद हिंद फौज की कमांड संभाली गई थी, तो उन्होंने बहुत सारे ब्रिगेड भी जो है आजाद हिंद फौज के अंदर बनाए थे, जैसे महात्मा गांधी ब्रिगेड, अब्दुल कलाम ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, सुभाष चंद्र ब्रिगेड। इसके बाद 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उनके सैनिकों से कहा था
कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारा भी किसने दिया था भाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 का परिणाम आया था, क्या हुआ था? जर्मनी घुटने टेक दिए थे और उधर से जापान ने भी घुटने टेक दिए थे। अब जो जापान का सपोर्ट नेताजी को मिल रहा था, वो मिलना क्या हो गया था? बंद हो गया था। तो ऐसे में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि अब जापान से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो उनको रशिया जाना चाहिए रशिया की सपोर्ट लेने के लिए। तो इसलिए वो एक विमान में अपना जाते हैं, मंचूरिया के लिए रवाना होते हैं। लेकिन ताइवान के ऊपर से जब वो प्लेन गुजर रहा होता है तो एक पहाड़ियों में वो क्रैश हो जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा डॉक्यूमेंट में कहा गया है। इसके बाद में बताऊंगा उनकी मृत्यु पे भी संशय है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो भाई जो आजाद हिंद फौज होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। अंग्रेज क्या होते हैं, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। 1945 में जो होते हैं इनके अधिकारी गिरफ्तार हो जाते हैं। बाद में नवंबर 1945 में लाल किले के ऊपर मुकदमा चलता है इन अधिकारियों के खिलाफ जो आजाद हिंद फौज में हिस्सा ले रहे थे। तो उस समय जो मशहूर वकील होते थे, जैसे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भल्ला भाई देसाई, KN काटजू, तो ये दलीलें रखते हैं आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उनके पक्ष में। लेकिन उस समय जो ब्रिटिश सरकार होती है, इन अधिकारियों को, किन अधिकारियों को? जो आजाद हिंद फौज में शामिल थे, इनके खिलाफ क्या करती? जैसे कि नाम बता देता हूं एक दो के। सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लों, मेजर शहबाज खान, ठीक है, राजद्रोह का इन पे मुकदमा चलता है और इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। भाई उस समय देश में जो माहौल बना था, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन होने लगे थे, इतना बुरे तरीके से अंग्रेज डर गए थे, कांप रहे थे, कि उस समय नारा भी चल गया था कि लाल किला तोड़ो और आजाद हिंद फौज की सेना को छोड़ो। तो ऐसा माहौल एक तरीके से देश में बिगड़ने लगा था। तो बाद में जो ब्रिटिश सरकार है उसने घुटने टेक दिए और उस समय जो वायस राय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने क्या किया? अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे उनको मृत्यु दंड दिया गया था, उनका वो मृत्यु दंड माफ कर दिया गया। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि जापान में किस व्यक्ति ने जो है सुभाष चंद्र बोस की जो है मदद की थी? ठीक है, वो है जनरल हिदेकी तोजो। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, जापान चाह रहा था कि उसके पास एक ऐसी एडिशनल कोई सेना हो जो उसके लिए जो है लड़ सके ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इस उद्देश्य से ही जनरल हिदेकी तोजा ने जो है मदद की थी आजाद हिंद फौज बनाने में, और साथ भी दिया था किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस देश की संसद के सामने सुभाष चंद्र बोस जी ने भाषण दिया था? तो जापान की संसद, जिसको हम डायट कहते हैं, उसके सामने भी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि कब इन्होंने जो है आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये मदद लेने के लिए कहाँ जा रहे थे? जापान से रशिया। कब बढ़ी थी उड़ान? 18 अगस्त 1945 को मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। जब ताइवान के ऊपर से गुजरे थे, ऐसा माना जाता है कि इनका प्लेन क्रैश हुआ था ताइवान में। ठीक है, अब इनकी मृत्यु पे भी संशय था भाई। बहुत सारी ऐसी घटनाएं इनकी मृत्यु के साथ सामने आई कि हमने नेताजी को यहाँ पे देखा, हमने नेताजी को वहां पे देखा। तो इसके बाद क्या हुआ? स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत सरकार ने 3 आयोग बनाए। पहला आयोग बनाया 1956, दूसरा 1977। 1956 और 77 में जो आयोग बना उसने अपनी रिपोर्ट दी, हाँ भाई सुभाष चंद्र बोस जी मर चुके थे उस प्लेन क्रैश में। फिर तीसरा आयोग बना वर्ष 1999 में, जिसके अध्यक्ष थे मनोज कुमार मुखर्जी। तो जब ये अपनी जांच कर रहा था आयोग, तो 2005 में ताइवान की सरकार ने कहा कि भाई वर्ष 1945 में तो ताइवान में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो इससे तो ये साबित हो जाता है कि भाई वो जो प्लेन ही क्रैश नहीं हुआ था, तो इसका मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये रिपोर्ट जो होती है 1999 में, जो मनोज कुमार मुखर्जी के द्वारा नेतृत्व में आयोग बना था, ये अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है और बाद में सरकार इनकी रिपोर्ट को नकार देती है, इनकी रिपोर्ट को नकार दिया जाता है। तो आज भी इनकी मृत्यु पे संशय बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए, इनके जुड़े लाइफ से जुड़े फैक्ट। कैसा आपको ये वीडियो लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।